हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 9th की वीडियो है जिसमें हम अपना ज्योमेट्री यूनिट को कवर कर रहे थे। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो ना देखे हों तो उसको देख लीजिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो कि हमारा पहला चैप्टर है उसका तीसरा वीडियो है। अभी तक हमने 2 वीडियो कवर कर लिए हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो है हम इस इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पर आधारित कुछ सवालों को देखेंगे, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलिए आज का हमारा पहला सवाल है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपको एक फिगर बगल में दिया गया है, इसमें आपसे ये 4 चीज़ें पूछ रहा है, आपको बताना है। आप लोग फिगर को बना लीजिए और अपने आप से इन चारों उत्तरों को लिखने की कोशिश करिए। देखिए सही से लिख पा रहे हैं कि नहीं। चलिए यहाँ पर हमें पहला प्रश्न 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? आपको मैंने बताया था कि कोई लाइन दिए हो, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है ये 2 एंड पॉइंट हो, अर्थात ए और बी इसके 2 एंड पॉइंट होने चाहिए, जहाँ पर उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? ए बी के ऊपर केवल बार लगा करके हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमसे 5 लाइन सेगमेंट पूछ रहा है तो हम लाइन सेगमेंट्स को ढूंढते हैं कौन कौन से हैं। सर पहला तो हमें M और N दिख रहा है जिसके 2 एंड पॉइंट्स M और N हैं, अर्थात पहला हो गया हमारा M N। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके सामने ही देखिए इसके और इसके 2 एंड पॉइंट हैं। इस लाइन, ये लाइन का एक सेगमेंट है, एक पार्ट है, अर्थात E और F। यहाँ से हम कह सकते हैं EF लाइन सेगमेंट है। इसके और आगे आते हैं तो ये देखते हैं G और H भी है, GH, ये 3 लाइन सेगमेंट हो गए। अब अगर हमसे बात करें इस लाइन पर, तो इस लाइन पर लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये EG जो है ये भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है। इस वाली लाइन पर अगर बात करें तो FH जो है ये भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है। देखिए हमने 5 लाइन सेगमेंट्स ढूंढ लिए हैं। पहला है MN, दूसरा है EF, तीसरा है GH, चौथा है EG, पांचवा है FH। ये हमने 5 अपने उत्तर ढूंढ लिए। फिर आते हैं रेज पर। 4 रेज हमें बतानी है कि इसमें से 4 रेज कौन सी हैं। तो रेज मैंने आपको बताया था क्या होती हैं। रेज जो होती हैं वो अर्थात हमें किसी एक एंड पॉइंट को जब हम एक तरफ बढ़ा देते हैं, अर्थात एक तरफ तो एंड पॉइंट हो और दूसरी तरफ रे हो, उसे हम रेज कहते हैं। चलिए यहाँ पर ढूंढते हैं कि कौन कौन सी रेज हैं। यहाँ पर इस वाली लाइन पे अगर हम देखें तो सर एक रे हमें दिख रही है। अगर ये एंड पॉइंट E मान लें और ये P दूसरा पॉइंट है, और देखिए E और P के बीच में यहाँ पर ये आगे जा रही है, अर्थात रे हमारी पहली रे हो गई EP। ठीक, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो GR भी एक हमारी रे है, GR हो गई। तीसरी रे की बात करें तो सर F से Q की तरफ जा रही हैं तो FQ रे हो गई, और यहाँ से HS रे हो गई। देखिए हमने 4 रेज भी लिख लिया। क्या सर यहाँ पर केवल 4 ही रेज हैं? ऐसा नहीं है, और भी है। हमें 4 लिखना था, हमने 4 लिख लिया। अगर हम लोग बात करें तो ये G से लेकर B की तरफ जा रही है तो GB भी तो एक रेज है। यहाँ H से D की तरफ जा रही है तो HD भी एक रे है। इसी तरीके से हम यहाँ भी बता सकते हैं N से C की तरफ, M से A की तरफ बहुत सारी रेज हैं। तो हमें केवल 4 लिखना था, हमने 4 का नाम लिख दिया। चलिए अब हमें लाइन्स ढूंढनी है कि 4 लाइन कौन कौन सी हैं। देखिए लाइन के लिए क्या होना चाहिए, इस तरीके से एरो दोनों तरफ होना चाहिए, तभी हम उसे लाइन कहेंगे। यहाँ पर लाइंस को ढूंढें। सर एक लाइन तो AB है, और लाइन को जब भी लिखते हैं उसके ऊपर दोनों तरफ एरो लगा कर लिखते हैं। दूसरी लाइन CD है, तीसरी लाइन हमारी PQ है, चौथी लाइन हमारी RS है। ये हमारे पास 4 लाइंस हैं और कोई लाइंस नहीं है, केवल यही 4 लाइन हैं यहाँ पर हमें दिख रही हैं। लाइन के लिए हम कैसे पहचानेंगे? सर ऐसी लाइन हो जिसमें दोनों तरफ हमारा रेज की डायरेक्शन बनी हुई हो, उसे हम लाइंस कहते हैं। ठीक,
चौथा क्वेश्चन है हमारा 4 कोलिनियर पॉइंट्स अर्थात संरेखीय बिंदुओं को बताइए कि जो एक ही लाइन पर पड़ते हों, ऐसे 4 बिंदुओं को बताइए। यहाँ पर अगर हम देखें इस ए बी लाइन पर अगर हम देखें तो सर 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ME, GB, ये 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर हम इस CD लाइन की बात करते तो NF, HD भी हो सकते थे, और क्या लिख सकते हैं NF, HD, ये भी हमारे 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये चारों एक लाइन पर पड़ रहे हैं। अगर इस लाइन पर बात करें तो ये सर PEFQ भी हमारा चारों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। उस वाली लाइन में बात करें तो RGHS भी हमारे 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। यहीं पर हमारा ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको इसमें 4 चीज़ें सीखने को मिली। लाइन सेगमेंट कैसे ढूंढते हैं प्रश्नों में, 4 रेज के बारे में कैसे पता करेंगे, लाइंस कैसे पहचानेंगे और कोलिनियर पॉइंट्स को कैसे पहचानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम। आपको एक फिगर दिया गया है, इसमें से भी आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा है, आपको इसके उत्तर बताने हैं। चलिए पहला पूछ रहा है 3 लाइन्स, 3 लाइन कौन कौन सी हैं इस फिगर में, आप लोग अपना आंसर बताइए। सर 3 लाइंस, लाइंस का मतलब ये रेज जो है जहाँ पर दिखेंगी वही लाइन होंगी। यहाँ से ये दिख रहा है ये RS लाइन है, एक AB लाइन है, एक RS है, एक PQ है, अर्थात AB लाइन है, PQ लाइन है, RS लाइन है। ये 3 लाइंस के नाम हो गए। फिर 1 रेक्टिलिनियर फिगर आपको बताना है कि एक ऐसा फिगर बताइए जो 4 पॉइंट्स को मिला करके बन रहा हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं EFGC, अगर इन 4 पॉइंट्स को मिला दिया जा रहा है तो हमें एक फिगर बनकर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं EFGC जो है ये हमारा रेक्टिलिनियर फिगर है। तीसरा है 4 कॉन्करेंट पॉइंट्स, अर्थात एक ही लाइन पर पड़ने वाले पॉइंट्स को बताना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर आंसर में ये देखिए इस वाली लाइन पर 4 पॉइंट हैं AEFB, अर्थात ये चारों पॉइंट्स कैसे हैं B, ये चारों पॉइंट्स कॉन्करेंट पॉइंट कहलाते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं, नाम बताइए। सर बता सकते हैं सर PQ और RS ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा राइट ट्रू और फॉल्स। आपको सत्य असत्य बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। चलिए पहला सवाल आपके सामने है ए लाइन AB इज़ द सेम एज BA, अर्थात लाइन जो है AB वो BA के बराबर होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हाँ सर अगर कोई लाइन ये AB है, चाहे हम AB लाइन लिखें चाहे BA लाइन लिखें, तो यह दोनों सेम ही होती हैं, अर्थात यह स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है ए लाइन हैज़ अ डेफिनिट लेंथ, अर्थात एक लाइन की लेंथ जो है निश्चित होती है। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है? सर हमें इसका कोई और छोर पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक है, तो हम इसकी लेंथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं, अर्थात यह हमसे गलत है। लाइन की कोई भी निश्चित लेंथ नहीं होती है, अर्थात यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तीसरा है 2 लाइन्स आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, अर्थात 2 लाइन्स तभी समांतर कहलाएंगी जब उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो। सही बात बोल रहा है। अगर 2 लाइन्स ये हैं इन्हें पैरेलल हम तभी कहेंगे सर जब दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कॉमन हो जाएगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाएंगी, पैरेलल लाइन्स नहीं होंगी, अर्थात यह स्टेटमेंट ट्रू है। चौथा है 2 लाइन्स में इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, अर्थात 2 लाइंस एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। आप ही बताइए ये 2 लाइंस हैं, क्या ये एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? सर यह बात गलत है, क्योंकि 2 लाइंस हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अतः ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। पांचवा है 3 लाइन्स और कंकरेंट इफ़ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, अर्थात 3 रेखाएं हमसे संरेखीय रेखाएं कहलाएंगी
अगर उनका एक कॉमन पॉइंट हो। अर्थात देखते हैं ये एक और ये एक, अर्थात यह तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह सही कह रहा है कि 3 लाइंस जो हैं कंकरेंट होंगी यदि उनका एक कॉमन पॉइंट हो। अर्थात ये कॉमन पॉइंट है, अर्थात यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। उम्मीद है आपको ट्रू फॉल्स भी समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके के और भी ट्रू फॉल्स आपकी बुक में हैं, आप लोग आसानी से थ्योरी सेक्शन को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ट्रू फॉल्स का जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, इन द गिवन फिगर वी हैव। हमें एक फिगर दिया गया है और इसमें 4 कोण दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है। ये 3 चीज़ें हमें दी गई हैं। हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि दिखाइए कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। चलिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। सर हमने यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियोम्स के बारे में सीखा था। यूक्लिड फर्स्ट एक्सियोम सेज क्या कहता है, सर यदि a b के बराबर हो, b c के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि a जो है वह c के बराबर है। ये हमने यूक्लिड एक्सियोम में सीखा था। यूक्लिड फर्स्ट एक्सियोम क्या कहती है, इट सेज दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, अर्थात 2 वस्तुएं अगर एक वस्तु के बराबर है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अर्थात कहना क्या चाहते हैं ये, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर देखिए क्या है, कोण 1 कोण 3 के बराबर है, ठीक, कोण 3 कोण 4 के बराबर है। दैट इज ये क्या है, कोण 1 कोण 3 के बराबर है एंड कोण 3 जो है वह कोण 4 के बराबर है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो कोण 1 जो है वह कोण 4 के बराबर होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं, ये यहाँ पर लिख लेंगे बाई यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम, अर्थात पहले एक्सियोम की सहायता से हम इसे बता पा रहे हैं कि सर कोण 1 कोण 4 के बराबर है। नाउ कोण 1 इक्वल्स टू कोण 4 के, यहाँ से हमने सीखा। उसके बाद हमें दिया गया है एंड यहाँ पर हमें और क्या दिया गया है, सर कोण 2 कोण 4 के बराबर है। यहाँ से कोण 1 कोण 4 के बराबर आया, यहाँ से कोण 2 कोण 4 के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं सर कोण 1 जो है वह कोण 2 के बराबर है। यहाँ से हमने देखिए सिद्ध कर दिया कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। इसी तरीके के और भी सवाल आप अपने बुक में यूक्लिड एक्सियोम्स की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया है, इसी तरीके के और भी सवाल आपकी बुक में दिए। चलिए यहीं पर हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे बुक में दिए गए हैं। चलिए आइए हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं कि इनके उत्तर क्या होंगे। चलिए पहला सवाल है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ, अर्थात इनमें से किसको सिद्ध करने की ज़रूरत होती है। चलिए हम लोग ने एक्सियोम्स बताया था कि यह सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं, इन्हें सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पॉस्टुलेट्स भी सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट हैं, इन्हें भी सिद्ध नहीं किया जाता है। डेफिनेशन तो बताई जाती है, इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। चौथा यही हमारा एक थ्योरम्स बच रहा है, अर्थात प्रमेय ही ऐसी होती हैं जिन्हें हमें सिद्ध करने की ज़रूरत होती है। हमने थ्योरम्स की डेफिनेशन में भी सीखा था कि एनी स्टेटमेंट दैट नीड्स अ प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम, इसकी डेफिनेशन भी यही थी। चलिए दूसरा सवाल है, यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ। इन्होंने क्या कहा था कि सभी राइट एंगल्स जो होते हैं वह एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था, आपको याद होगा तो हमने बताया था पॉस्टुलेट्स में हमने पढ़ा था कि सर यह ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। डेफिनेशन तो परिभाषा है, एक्सियोम्स में हमने इसको पढ़ा नहीं था, प्रूफ में पढ़ा नहीं था, पॉस्टुलेट्स ही था जिसमें हमने इस चीज़ को पढ़ा था।
तीसरा है ए पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर हुज बेस इज, अर्थात एक पिरामिड बताइए उसका बेस कैसा होता है। सर ये पिरामिड जो है इसका बेस जो होता है वह पॉलीगन होता है, अर्थात एनी पॉलीगन, यही इसका बेस का आंसर है। आप लोग इसे याद कर लेंगे कि एक सॉलिड पिरामिड का जो है बेस कैसा होगा, तो हम कहेंगे सर उसका बेस पॉलीगन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ ए सॉलिड आर, अर्थात एक सॉलिड में कितनी डायमेंशन होती हैं। तो हम जानते हैं सर एक सॉलिड में 3 डायमेंशन होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अर्थात हम कह सकते हैं सर इसमें 3 डायमेंशन वाला ऑप्शन सही है। हाउ मैनी डायमेंशन डज ए पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक बिंदु अगर केवल एक पॉइंट रख दिया जाए तो इसके कितने डायमेंशन हो सकते हैं। सर हम जानते हैं कि एक पॉइंट के कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, अर्थात इसके डायमेंशन 0 होंगे। छठवां क्वेश्चन है बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर, अर्थात सॉलिड्स की एक ठोस की बाउंड्रीज को हम क्या कहते हैं। तो सर हम जानते हैं सॉलिड्स की बाउंड्रीज को हम सरफेसेस कहते हैं, अर्थात सतह बोलते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस, अर्थात सरफेसेस की बाउंड्रीज को क्या कहते हैं, तो हम उसे सर कर्व्स बोलते हैं। ठीक, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस आर, तो हम बताएंगे सर उसको कर्व्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, एक्सियोम्स आर एज्यूम्ड, अर्थात एक्सियोम्स को हमने क्या माना है। जब हमने थ्योरी आपको पढ़ाया था तो बताया था एक्सियोम्स क्या होते हैं। सर डेफिनेशन, परिभाषा नहीं होती है, थ्योरम्स नहीं होते हैं, थ्योरम्स अर्थात उन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। हमने आपको बताया था कि एक्सियोम्स क्या होते हैं, वह सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं, इन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, अर्थात केवल ज्योमेट्री पर ही यह लागू होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। सर नहीं, हमने आपको बताया था कि केवल ज्योमेट्री पर लागू होने वाले को हम लोग पोस्टुलेट्स बोलते हैं, और जो पूरे मैथमेटिक्स में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसे हम एक्सियोम्स बोलते हैं। हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। चलिए पहला है, द फ्लोर एंड ए वॉल ऑफ ए रूम आर पैरेलल प्लेन्स, अर्थात एक कमरे की फर्श और दीवार जो है वह एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो आप खुद ही बताइए कि कमरे की फर्श कहाँ होगी, नीचे होगी, और दीवार इधर होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर तो नहीं हैं, अर्थात यह गलत है। दूसरा है, द सीलिंग एंड वॉल ऑफ ए रूम, अर्थात जो छत है ये सीलिंग है हमारी, एंड वॉल ऑफ ए रूम अर्थात ये वॉल है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सर नहीं, द फ्लोर एंड द सीलिंग ऑफ ए रूम आर पैरेलल प्लेन्स, अर्थात ये हमारी फ्लोर है नीचे और सीलिंग है, ये दोनों एक दूसरे अर्थात छत और फर्श जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो सर यही कथन सही है, हाँ छत और फर्श यही एक दूसरे के समांतर होती हैं। चौथा, टू एडजेसेंट वॉल ऑफ ए रूम आर पैरेलल, अर्थात 2 दीवारें जो होती हैं वह एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो नहीं, यह भी गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट सी इज सेड टू लाई बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, अर्थात एक पॉइंट सी है वह ए और बी के बीच में तब पड़ेगा जब, पहला कह रहा है ए सी बराबर सी बी हो, अर्थात ए और सी बराबर हों। देखिए जैसे हमारे पास ये ए बी है, ठीक, इस पर पॉइंट सी इसके बीच में तब पड़ेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट सी है, ठीक। अब यहाँ पर ए सी बराबर सी बी हो, तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि ए सी बराबर सी बी होगा तब वह पॉइंट उसके बीच में पड़ेगा। हो सकता है वो पॉइंट यहाँ हो, यहाँ से ये मान लेते हैं सी यहाँ होगा, तो ए सी और सी बी यहाँ से भी तो बराबर हो सकते हैं, ठीक। ये हमारा गलत है। ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी, अर्थात ए सी प्लस सी बी को जोड़ने पर वह ए बी के बराबर आए, ये भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ से भी तो हो सकता है कि इसको और इसको जोड़ें तो ये ए बी के बराबर आए, ये वाला भी हमारा गलत है। तीसरा है, पॉइंट ए सी एंड बी आर कोलिनियर, अर्थात पॉइंट कैसे होने चाहिए, ए सी और बी
एक संरेख में होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वह पॉइंट सी उसके बीच में लाई करेगा, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विच एक्सियोम इलस्ट्रेट्स द स्टेटमेंट दैट व्हेन x + y = 15 देन x + y + z = 15 + z। आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक्सियोम यूक्लिड की बताती है कि जब x + y = 15 हो और x + y + z = 15 + z के हो। ये कौन सी एक्सियोम आपको बताती है? चलिए, हमने पढ़ा था कि सर फर्स्ट एक्सियोम में क्या था? फर्स्ट एक्सियोम में था a = b हो एंड b = c हो, तो हम कहते थे a जो है वह c के बराबर है। तो ये फर्स्ट वाले से तो मिल नहीं रहा है यहाँ पर। चलिए, सेकंड वाले में हमने क्या पढ़ा था कि यदि समान चीज़ें दोनों तरफ जोड़ दी जाए तो भी उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कहता था सर a = b हो देन a + 2 = b + 2 आपने बताया था, अर्थात समान चीज़ें दोनों तरफ जोड़ दें तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं x + y = 15 है और x + y + z, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ z को ऐड कर दिया गया है, अर्थात ये कौन सी एक्सियोम है? सर ये सेकंड एक्सियोम है, जिसमें दोनों तरफ हम कुछ जोड़ देते हैं तो वह दो बराबर ही रहता है। ठीक, थर्ड में हमने सीखा था कि दोनों तरफ से घटा देते हैं। चौथा एक्सियोम हमने सीखा था थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक, आपको मैंने ये सारे एक्सियोम्स बताए थे यूक्लिड के, उम्मीद है आपने उनको याद किया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, यूक्लिड्स का इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री के लिए। ये हमारा पहला चैप्टर था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। आप लोग उम्मीद है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।